यूनिट 7 में हम लोग पार्ट 1 में सबसे पहले सिलेबस को आइए समझ लेते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। जैसे समावेशी शिक्षा इसका एक मेन टॉपिक है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने इकाई 5 वाले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ देखेंगे कि जो पहला टॉपिक हमारा है भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के ऊपर भी डिटेल क्लास आ चुका है। उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल से सबको समझा है कि दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। साथ ही अधिगम अशक्तता से संबंधित विशेष जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं जैसे डिस्फेजिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, इन सब के ऊपर पहले ही क्लासेस में डिस्कशन कर दिया गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें मैंने कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाला है इस पार्ट के लिए। दूसरा हमारा टॉपिक है कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ। ये समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। और समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ। तो बिल्कुल सारे टॉपिक्स जो हैं समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक ही हैं। और इधर आपको कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलता है। शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, तो जेंडर वाले टॉपिक से ये सवाल रहेंगे। जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। इसके बाद है क्षमता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, और इसमें अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध, ये नया टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके ऊपर कोई खास हार्ड या टफ सवाल देखने को नहीं मिलता है। आइए बढ़ेंगे हम लोग सवालों की ओर और पहले पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेंगे। पहला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने से है, समाविष्ट करने से है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से है, या फिर पढ़ने के लिए बाध्य करने से है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको समाविष्ट करने से है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या फिर असामान्य बच्चे हों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही समाविष्ट करते हुए, समायोजित करते हुए शिक्षा देना समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यह समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा ही वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य बच्चे हों, असामान्य बच्चे हों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों, इन सब को मिला करके एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा दी जानी है, ताकि उनमें एक रूपता की भावना, सामाजिक समरसता की भावना का विकास हो। वे अपने आप को समाज से अलग थलग ना समझे, उनमें हीन भावना घर ना करे। इसके लिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला ही। समावेशी शिक्षा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। और बाकी के ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। कभी कभी प्रयोग नहीं, निरंतर प्रयोग करना है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है, सही है। आगे बढ़ेंगे। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किसके ऊपर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। पहला ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा है। बाकी के ऑप्शंस के भी ऊपर ध्यान देना है। केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तो केवल शब्द जब लग जाता है तो इसका मतलब है कि हम केवल निरयोग्य छात्रों के ही ऊपर विशेष ध्यान देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, देखिए संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरीहों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी गलत है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पे, तो निरक्षर अभिभावकों का जिक्र नहीं करना है यहाँ पे, बल्कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म छोटे से छोटे प्रावधानों के निर्माण पे फोकस करना है। अगला सवाल लेंगे, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, निम्न में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये प्रचार वाक्य हो सकता है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा की अवधारणा से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दे दें, बैठ के लिखते रहो, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये सही कथन है। शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं, उनके घर जाकर के संभव हो तो जानकारी को जुटाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इनके माता पिता की स्थिति कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में भी शामिल करना चाहिए, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं तो बिल्कुल गलत है, उन पर ध्यान ना दें ये तो शुरू में ही गलत हो गया, ध्यान तो देना ही है। अगला प्रश्न लेंगे, उससे पहले यदि हमारी क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे अभी जस्ट ही, ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब हम अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है? ऑप्शंस हैं, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, शिक्षक अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं, शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता है कि शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ, यहाँ पे विविधता पे फोकस किया जाता है क्योंकि समावेशी शिक्षा में विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों का ध्यान रखना है। तो विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए हमें विविधता का ध्यान रखना होगा और विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करना होगा। क्लास मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कहाँ पे किस बच्चे को बैठाना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, दिव्यांगजन वाले बच्चे को किस प्रकार से अरेंज करना है कक्षा शिक्षण के दौरान, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। चलिए अगला सवाल लेंगे, समावेशन का अर्थ क्या है? ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ इन्हें शिक्षा नहीं मिलाना ही नहीं चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, तभी उनमें समावेशन की भावना का विकास होगा। और समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन सभी बच्चे को एक समान शिक्षा प्रदान करनी है और एक समान शिक्षा प्रणाली के साथ। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, दोनों राज्य एवं केंद्र दोनों सरकार की, एनजीओ की? तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। तीसरा ऑप्शन सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की ये भूमिका है। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें से क्या अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्याएं हैं? पहला है अधिकतर परिवारों की निर्धनता। तो ये बिल्कुल उनकी समस्या है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में अधिकांशतः निर्धनता देखने को मिलती है, ये एक बड़ी समस्या है।
विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, ये भी एक समस्या उनके साथ है कि विद्यालय के जो सामान्य वर्ग के सामान्य श्रेणी से जो बच्चे आते हैं वे अनुसूचित जनजाति के बच्चे को अगर सम्मान नहीं देते हैं तो ये एक बड़ी समस्या है और सामाजिक विभेदीकरण की नींव यहीं से डलती है और बच्चों में एक सामाजिक विभेदीकरण की भावना का विकास हो जाता है जो कि अच्छा नहीं है, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव, ये भी सही है, इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव है, इसके कारण ये अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं। अगला है कि विद्यालयों की अनुपलब्धता, तो ये गलत ऑप्शन हो गया है क्योंकि जब RTE एक्ट लागू हुआ 2009 में, इसके बाद से ये प्रावधान लागू किया गया कि प्रत्येक बसावट के जहाँ कम से कम 40 बच्चे हों, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में आपके मिडिल स्कूल होंगे, 5 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल होगा। तो विद्यालय की उपलब्धता अब हो गई है। तो यहाँ पे ABC ये 3 समस्याएं हैं प्रमुख रूप से, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। पहला है संस्थागत सुधार, दूसरा है विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, तीसरा भाषाई सुधार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा क्योंकि संस्थागत सुधार भी जरूरी है, विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में भी सुधार की गुंजाइश है क्योंकि जब हम ऐसे बच्चों की पृष्ठभूमि से चीज़ों को जोड़ेंगे पाठ्यचर्या में तो वे उन्हें अपना समझेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं हमारे काम की चीज़ों को भी शामिल किया गया है हमारे शिक्षा प्रणाली में। भाषाई सुधार की भी गुंजाइश है क्योंकि शिक्षकों को एक तो उनकी भाषाओं को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और पाठ्यचर्या में भी उनको शामिल करना चाहिए और धीरे धीरे मानक भाषा की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये सारा कुछ है, उपरोक्त सभी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पहला है, उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने अभिभावक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही रिएक्ट करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए, उच्च वर्ग के बालकों को, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को या सभी को समान महत्व देना चाहिए। ये काफ़ी आसान सा सवाल है, सभी को समान महत्व देना चाहिए, इसी से समावेशी शिक्षा की अवधारणा वास्तविक रूप में परिलक्षित होगी। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षक एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करता है तो वह क्या कर रहा है। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, इससे कक्षा के अन्य जो विद्यार्थी होंगे वे समायोजन का अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बच्चा दृष्टिबाधित है, वो कैसे खेल पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगला है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है, ये सही ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार यहाँ पे वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना पनपेगी, एक दूसरे को वे समझेंगे और उनमें एकरूपता आएगी। तो अगला जो ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रहा है, ये ज़्यादा सटीक ऑप्शन नहीं है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रहा है, ये भी सटीक ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न लेंगे उससे पहले यदि हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे इस क्लास को ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला है कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ये समावेशी विद्यालय के अंतर्गत प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न पे मनन करके ही समावेशी शिक्षा की अवधारणा को धरातल पे उतारा गया है।
क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये भी समावेशी विद्यालय की अवधारणा है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? यहाँ देखिए, सामान्य से अलग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा के विरुद्ध है ये चीज़ें। अगर हम किसी भी वर्ग के, किसी भी कैटेगरी के, किसी भी प्रकार के बच्चे को अलग करते हैं सामान्य बच्चों के साथ, तो वहाँ पे विभेदीकरण की नीति हो जाएगी और वो सामाजिक समावेशीकरण की नीति के विरुद्ध है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसी प्रश्न के अतिरिक्त बाकी सभी प्रश्नों पे मनन होता है। पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों, पहला, दूसरा और चौथा ये समावेशी शिक्षा के अनुसार हैं, जबकि तीसरा समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कहता है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? बिल्कुल, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग वहाँ काम करते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थी के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्न मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? पहला है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्रोध का प्रयोग तो बिल्कुल मना है। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ये सबसे सटीक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है कि यदि आप वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में देखें तो अध्यापक या अध्यापिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना चाहिए और इसी से समावेशी शिक्षा की अवधारणा वास्तविक रूप में धरातल पर उतरेगी। अगला प्रश्न लेंगे, एक समावेशी कक्षा वह है जहां समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक कि प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। एक समावेशी कक्षा हुआ है जहाँ पे अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते। कैसे परिवेश का निर्माण? जहाँ पे विविधतापूर्ण सामग्रियाँ, जहाँ पे सार्थक अधिगम के अनुभव मिले, ये सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। एक अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। विद्यालय के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? इस पर ध्यान देना है। पहला है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। यदि आप बच्चों से बहुत कम अपेक्षा रख रहे हैं, पूर्वाग्रह आपके मन में है, तो वहाँ पे आप विभेदीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे विभेदीकरण का ये उदाहरण है। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ये तो स्पष्ट विभेदीकरण है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ये जेंडर पूर्वाग्रह है, जेंडर विभेदीकरण के अंतर्गत आ जाएगा ये। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है इस मायने में कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। विधि उनकी व्याख्यान विधि है, लेकिन वो सबको समान रूप से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहाँ पे विभेदीकरण नहीं हो रहा है पहला ऑप्शन में। बाकी तीनों के ऑप्शन में विभेदीकरण है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित के द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात व रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं।
यही सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं अपने आप में सुधार लाने की बात की जा रही है। विद्यालय व्यवस्था में सुधार लाने की बात की जा रही है, जहाँ पे उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना है जिनसे पक्षपात झलक रहा है, रूढ़िबद्धताएं झलक रही हैं। तो अगर हम इस पे विचार करके इसमें सुधार करते हैं, तब हम वंचित वर्गों से आए बच्चों के आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में आवश्यक कदम उठा सकते हैं और यह प्रतिक्रिया हो सकती है हमारी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ही ना पाएं। ये तो बिल्कुल गलत है। हमें सभी बच्चों को एक साथ आपस में इंटरेक्शन करने का अवसर देना है। अगला प्रश्न है, एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्न में से सम्मिलित हो: अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि बहु सांस्कृतिक कक्ष में जब हम आकलन कर रहे हैं तो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखना है और उनके अनुसार ही चलना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला प्रश्न लेते हैं कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। ये सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी जो कैपेसिटी है उनके अनुसार उनको डेवलपमेंट के अवसर दिए जाएं, मौके दिए जाएं, ताकि वे अपनी क्षमताओं का निखार कर सकें, अपनी क्षमताओं में अभिवृद्धि कर सकें, उनका संवर्धन कर सकें और अपने आप को समाज के योग्य बना सकें। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही लेंगे। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए जो इस भेदभाव को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है, शिक्षकों को लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं से दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ सवाल में है कि क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये फोकस करना है कि क्या नहीं करना चाहिए और हम लोगों को यही ढूंढना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जो कि करना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तो ये भी करना चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लड़कियों को खेल एवं गणित के विषयों के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लड़कियों को भी खेल एवं गणित विषय के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे भी खेल एवं गणित में अच्छा कर सकती हैं लड़कों की तरह ही। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन भी देख लिया जाए, लड़के एवं लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की सलाह देनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार से कैरियर चुनने की सलाह देना अच्छी बात है। अगला प्रश्न लेंगे, उससे पहले यदि आपको हमारे क्लासेस पसंद आते हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सही है। तो देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है। इस प्रकार का जो प्रश्न होगा जहाँ पे पुरुष और स्त्री के बीच विभेदीकरण की भावना आएगी तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह में चला जाएगा, जेंडर विभेदीकरण में चला जाएगा, जेंडर असमानता में चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगला प्रश्न लेंगे, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है?
उनके सामाजिक उत्थान पर बिल्कुल उनका सामाजिक उत्थान जो है वो प्रभावित होता है, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, उनके शैक्षणिक विकास पर भी पड़ता है। ये सभी सही हैं। अगला सवाल लेते हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? छात्राओं का शिक्षण कक्षा के छात्रों से अलग करके उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे जेंडर विभेदीकरण बढ़ावा दिया जाएगा। छात्राओं को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह, ये भी गलत है, ये भी जेंडर असमानता को बढ़ावा दे रहा है। सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, ये सही ऑप्शन है कि हमें सभी छात्र और छात्राओं की समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करना है। किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं होना है, किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना है। अगला सवाल लेंगे, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की तुलना में 927 से घटकर के 914 रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्न में से क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो इसमें देखिए सबसे सटीक, सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव, क्योंकि लैंगिक भेदभाव के कारण ही हम स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते हैं, तो स्त्री शिक्षा में ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। उनके लैंगिक भेदभाव के कारण ही उनके स्वास्थ्य के ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और ये सारे कारण इम्पोर्टेंट हैं लिंगानुपात के गिरावट को लेकर के। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा लैंगिक भेदभाव। यदि आप हमारे यूनिट 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं विद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। 8वें यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको PDF में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल लेंगे, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें। ये सही है, ये भूमिका हो सकती है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित करना है। वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए, ये तो फिर वही आ गया, जेंडर रूढ़िवादिता आ गया। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य तो लड़कियों के लिए हैं, यहाँ भी जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैया है। उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब अगले प्रश्न को लेंगे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? लैंगिक समानता से बचती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, लैंगिक संवेदनशीलता से बचती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है, उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपातपूर्ण जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। उसमें जितना महत्व लड़के को दिया जा रहा है, उतना ही महत्व लड़कियों को भी दिया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका विवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सही ऑप्शन है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। जो जेंडर हमारा तैयार हुआ है समाज के अंदर, यह सामाजिक संरचना है, ना कि जैविक संरचना है। आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जेंडर क्या है, तो ये जेंडर है सामाजिक संरचना। लिंग क्या है? लिंग वो जैविक संरचना है, वो शारीरिक संरचना में आ जाएगा। तो ये दो चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ करके चलना है। आगे प्रश्न लेंगे, लिंग पक्षपात, जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो जेंडर पक्षपात जैसे ही आएगा तो ये सामाजिक सांस्कृतिक
क्राइटेरिया में चला जाएगा। तो यहाँ पे सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न भिन्न व्यवहार करना, ये सही ऑप्शन होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां गाने में अच्छी होती हैं। यह क्या दर्शा रहा है? यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है। देखिए इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि लड़का लड़की में विभेदीकरण की बात की जा रही है तो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक असमानता, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर पूर्वाग्रह या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता की ओर जाना है। ये सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। जेंडर क्या है? अभी हम लोगों ने तुरंत इसका डिस्कशन किया कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर सामाजिक संरचना है। चलिए, अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक वृत्तिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर डैश करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों के से स्वज्ञान का डैश भी करता है। ये दोनों रिक्त स्थान पे भरना है उचित शब्द को। निरंतर दोहराता रहता है और स्वज्ञान का निर्माण करता रहता है। क्या ये सही होगा? या फिर निरंतर अभ्यास करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों से स्वज्ञान का संपोषण भी करता है। निरंतर विश्लेषित करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों से स्वज्ञान का संवर्धन भी करता है। ये सबसे सटीक ऑप्शन है। शिक्षक वृत्तिक विकास के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया ये है जिसमें शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर विश्लेषित करता है। वह जो काम कर रहा है, वह जो वर्क है, उसका विश्लेषण वह स्वयं करता है। स्वयं उसका एनालिसिस करता है कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे सुधार की ज़रूरत है। और इससे प्राप्त अनुभव से, इससे जो अनुभव उससे प्राप्त होता है, इससे वह अपने स्वज्ञान का संवर्धन करता है, उसका अपना ज्ञान इससे बढ़ता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। और शिक्षक वृत्तिक विकास के संबंध में जो परिभाषा है कि शिक्षक वृत्तिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर विश्लेषित करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों से स्वज्ञान का संवर्धन भी करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है? क्यों शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? नवीन सूचनाओं की संप्राप्ति के लिए, बिल्कुल सही। इससे नवीन सूचनाएं, नई नई जानकारियां मिलती हैं। अभिवृत्ति में बदलाव के लिए, ये भी सही है। इससे हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा बदलता है, पढ़ाने के तौर तरीके में परिवर्तन आता है, ओपिनियन थोड़ा सा बदलता है जब हम प्रशिक्षण लेते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए ये भी सही ऑप्शन है क्योंकि जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हमारा स्किल डेवलप्ड हो जाता है, हमारा जो शिक्षण कौशल है उसका विकास होता है। सरकारी कोरम पूरा करने के लिए, चलो पूरा करना है, किसी तरह से ट्रेनिंग का टाइम निकाल लेना है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ए, बी और सी तीन ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है? बीएड, डीएलएड, एमएड, पीएचडी। तो पीएचडी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बाकी तीनों हैं। इनमें से कौन एक शिक्षक की पहचान होती है? शिक्षक की पहचान क्या है? उसकी अस्मिता, विषय का ज्ञान, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब परिवार से क्या लेना देना, तो शिक्षक का ज्ञान देखा जाएगा वहाँ पे। उसका गुस्सा, ये भी गलत है। ए और बी दो ऑप्शन सही हैं यहाँ पे कि शिक्षक की पहचान उसकी अस्मिता से होती है और उसके विषय के ज्ञान से होती है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन शिक्षक का नेतृत्व गुण है? अब शिक्षक में कई प्रकार के नेतृत्व गुण होते हैं, तो यहाँ पे बताना है। सहयोगात्मक नेतृत्व, वितरित नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, रूपांतरित नेतृत्व। जी हाँ, ये चारों ही सही हैं। ये चारों ही शिक्षक के नेतृत्व के गुण हैं, ये सभी सही हो जाएगा। शिक्षक की अस्मिता के संदर्भ में सर्जनवादी विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है?
केगन ने, वाटसन ने, क्रो एवं क्रो ने, स्किनर ने। तो इसका सही ऑप्शन है केगन ने, पहला ऑप्शन। देखिए अब इसमें डिटेल से हम लोग चीज़ों को समझ लेंगे। केगन के अस्मिता के संदर्भ में जो उन्होंने सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत दिया है उसको समझ लेते हैं। तो शिक्षक की अस्मिता के संदर्भ में सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत केगन ने दिया है, जिसके अनुसार शिक्षकों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला वर्ग है यंत्रीकृत ज्ञाता, जिसको इंस्ट्रूमेंटल नोअर कहते हैं। दूसरा है समाजीकृत ज्ञाता, सोशलाइजिंग नोअर। और तीसरा स्वरचित ज्ञाता, सेल्फ ऑथरिंग नोअर। पहला क्या है? यंत्रीकृत ज्ञाता किसे कहते हैं? तो यंत्रीकृत ज्ञाता के रूप में एक अध्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को अपने से दूर मूर्त अवस्था में देखता है और वह अपनी भूमिका केवल अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखता है, वो सिमट करके रह जाता है। ठीक है, तो ये यंत्रीकृत ज्ञाता का रूप हो गया। दूसरा है सामाजिकृत ज्ञाता। इसमें अध्यापक अपने संदर्भ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के अनुरूप ही अपनी अस्मिता बनाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था को केगन ने अंतर्वैयक्तिक संतुलन भी कहा है, इंटरपर्सनल बैलेंस भी कहा है। इस अवस्था में दूसरों के साथ संबंधों के आधार पर ही अध्यापक अपनी अस्मिता का निर्माण करता है। स्वरचित ज्ञाता, तीसरा जो प्रकार है सेल्फ ऑथरिंग नोअर। स्वरचित ज्ञाता अवस्था में स्व का निर्माण बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है। आंतरिक चिंतन के आधार पर, सेल्फ मेडिटेशन के आधार पर होता है। इस अवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रति अध्यापकों के पास अपना परिप्रेक्ष्य एवं दर्शन होता है, खुद का ओपिनियन होता है, खुद की फिलॉसफी होती है। वे अपने शिक्षण के प्रति स्वयं द्वारा निर्धारित कसौटियों के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल होते हैं, ना कि अन्य द्वारा बनाए गए कसौटियों के आधार पर। तो इसको स्वरचित ज्ञाता कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ गुण होता है किसी भी शिक्षक का। हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेंगे कि विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के व्यक्ति व समुदाय के अंदर डैश का भाव जन्म लेता है। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विविधता, असमानता, वंचन या फिर वर्चस्व। तो देखिए, विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के से, यहाँ पे के नहीं होगा, से हो जाएगा, व्यवहार से व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है। किसका भाव? वंचन का भाव जन्म लेता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं चीज़ों को। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के से व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है, और वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है वंचना के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर 2 प्रकार से हो सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर देते हैं तो वो व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएगा, और यदि किसी समुदाय को ही समाज तिरस्कृत कर देता है तो फिर ये समुदाय के स्तर पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? तो जहां असमान वितरण की स्थिति होगी वहां असमानता कहलाएगी, है ना। सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव के कारण, व्यवहार के कारण अगर विकास के साधन का असमान वितरण होगा तो वहां असमानता जन्म लेगी। किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष को विकसने के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता जन्म लेती है। अगला प्रश्न लेंगे कि डैश को किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, समूह व संस्था से उसके चाहने या न चाहने के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कराने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है शक्ति। शक्ति को किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति व संस्था के
उसके चाहने या फिर ना चाहने के बावजूद भी अगर अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कराया जाता है तो उसको शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न लेंगे कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा संसाधनों पर कब्जा, सारे संसाधन पे कब्जा कर लिया जाए तथा इसका उपयोग को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य क्या कहलाएगा? ये वर्चस्व कहलाएगा। कहते हैं वर्चस्व स्थापित हो गया है। तो वर्चस्व स्थापित अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि संसाधनों पर उसने कब्जा कर लिया है। अगला प्रश्न है, विधिक शक्ति का केंद्र क्या है? तो विधिक शक्ति का केंद्र सत्ता होती है। विधिक शक्ति का केंद्र सत्ता होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे सत्ता क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। जब कई शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व का संघर्ष बढ़ जाता है तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, है ना। एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो सभी शक्तियों के ऊपर अपना जो है वो मैनेजमेंट स्थापित कर सके, अपना सामंजस्य स्थापित कर सके और सबको मिला करके चल सके। और इस हेतु जब किसी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ किसी एक केंद्र पर अपनी शक्ति को विसर्जित करती है, अर्थात अपनी शक्तियों को उस केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने का अधिकार प्रदान करती है, तब वह शक्ति केंद्र सत्ता का रूप धारण करता है ना। एक सत्ता बना दिया जाता है। इस प्रकार सत्ता विधिक शक्ति का केंद्र होती है। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देंगे। आइए अगला प्रश्न लेंगे, लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है समता, जिसमें सभी को समान रूप, समान अवसर से देखा गया है। समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? तो समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यवहार समानता कहलाता है। तीसरा ऑप्शन समानता कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, एक व्यक्ति या समुदाय जो चाहे हाशिए पर ही क्यों ना जी रहा, कि मूलभूत अधिकारों की संरक्षा, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे सम्मान पूर्वक जीने की दशाओं को विकसित करना क्या कहलाता है? यह सामाजिक न्याय कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को जो हाशिए पर ही क्यों ना जी रहा, उसके मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दशाओं को विकसित करने की जो बातें होती हैं वो सामाजिक न्याय के तहत होती हैं। अगला प्रश्न है कि समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? समता का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। देखिए भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है और इसके तहत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 लागू हुआ वो भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में वर्णित है। याद रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और वैसे तो आरटी एक्ट जब मैंने डिस्कस किया था तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे और एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे कि शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 21 को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 21A, 21A में मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार तो ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये अस्पृश्यता का अंत से है, अर्थात
छुआछूत के अंत से है। अगला प्रश्न लेंगे, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 यह अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का। तो इस प्रकार से आज के हमारे क्लास में यूनिट 7 से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को कवर किया गया और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।